लिखिएगा इनकम टैक्सेस। अभी तक हमने कौन कौन सा स्टैंडर्ड किसी ना किसी हद तक डिस्कस किया है। IFRS 16 इससे रिलेटेड और IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो एक और स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं IAS 12 इनकम टैक्सेस। इस डिस्कशन में 3 तरह के टैक्सेस आएंगे, लिखिएगा। नहीं, एक करंट टैक्स, अच्छा सेल्स टैक्स कोई नहीं है, इनकम टैक्स में कोई सेल्स टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स के इस डिस्कशन में 3 तरह के टैक्सेस आएंगे, एक है करंट टैक्स, एक है डेफर्ड टैक्स, और फिर एक होता है प्रायर पीरियड टैक्स। ये सब उसके बाद में देख लेते हैं, पहले आप जरा इस तरफ आ जाओ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो इस डिस्कशन में हमारे सामने आएंगे। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एंड प्रायर पीरियड टैक्स। आज हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट टैक्स। आप लोग जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स इस वक्त हैं, मेरा गुमान है कि या तो अपने इनकम टैक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे। कोई ऐसा तो नहीं जो ना पढ़ रहा है ना पढ़ा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी यहाँ तक आते आते, या पढ़ रहे होंगे साथ। पढ़ना है, सोचना है, शायद ये बहस नहीं, लेकिन अभी जरा ज्यादा खतरा है कि पढ़ा हुआ है आपने। यकीनन अगर तो सही याद आ जाए, तो मैंने भी कुछ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बातें करनी है, लेकिन अगर काइंडली सही याद ना आए तो मैं बड़े सोच के अपनी बातें करूंगा, उसे भी मान लीजिएगा। ना वो सही जहन में आए और ना ये सुन रहे हैं, ये ना हो। ठीक है, जहां तक जहन में आए वो जरूर जहन में लाए। मैंने वही बात करनी। ये अलहमदुलिल्लाह पास भी हो गया, भी टेस्ट भी हो जाएगा कितना याद है। जी मुझे सब ठीक कह रहा है जी सर। करंट टैक्स दो है डेफिनेशंस पहले लिखनी है, 2-3 डेफिनेशंस लिख। करंट टैक्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस या ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द पीरियड। टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे जो टैक्स बनता है उसे करंट टैक्स बोलते हैं। मींस फॉर एग्जांपल 2021 है, 2021 के जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे उसकी बेस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज करंट टैक्स ऑफ 2021। 2022 में जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे उसकी बेस पे जो टैक्स बनेगा वो 2022 का करंट टैक्स होगा। तो करंट टैक्स सिंपली मींस जिस पीरियड में हम हैं उस पीरियड का टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देना किन प्रॉफिट्स पे होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अब 2 टर्म्स जो है अलग अलग यूज होनी है। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और उसके अगेंस्ट फिर एक होता है, मुझे लिख लेने दें थोड़ा सा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट है टैक्सेबल प्रॉफिट्स। एक ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेटेड, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। प्रॉफिट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ accounting standards means IFRS। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हुए आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मीन सेल्स अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितनी रिकॉर्ड होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉर्ड होनी है,
ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, मतलब सारी स्टेटमेंट बनाते हुए अगर आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहन में रखते जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को बोलेंगे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर एक ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, प्रॉफिट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स को जहन में रख लिया जाए, तो अब जो प्रॉफिट निकलेगा वो कौन सा नहीं कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा? फिर अकाउंटिंग की बजाय टैक्सेबल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ रुक के सबसे पहले चीज सोचने वाली ये है कि क्या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई डिफरेंस है? उनको मैं डिटेल में भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल शायद सबको बताओ। अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन है वो एज पर IAS 16 कैलकुलेट होती है। एज पर अकाउंटिंग IAS 16 का मतलब कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आप लोगों ने कभी रिवैल्यूएशन वर्ड नहीं सुना होगा। नहीं, ये तो पहली बात ये होगी कि वहां है ही कॉस्ट मॉडल। दूसरी चीज ये कि अगर इवन अकाउंटिंग में कॉस्ट मॉडल हो तो फिर भी हमारे पास 5 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। स्ट्रेट लाइन भी है, रिड्यूसिंग भी है, सम ऑफ डिजिट्स भी है, मशीन आवर भी है, यूनिट्स भी है। हम अकॉर्डिंगली मेथड सेलेक्ट करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शायद हमेशा WDV से ही रेट लगना है, वहां रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है। फिर अकाउंटिंग में हमेशा डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, वहां शायद मेरा ख्याल है फुल ईयर बेसिस शायद है, जिस ईयर में लिया है उस ईयर में फुल डेप्रिसिएशन है, जिस ईयर में डिस्पोज करेंगे उस साल नो डेप्रिसिएशन है। आई होप कि मैं आपकी टैक्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बोल रहा हूँ। तो मतलब इस बात का स्टोरी का ये बनेगा कि फिर अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और है, टैक्स की डेप्रिसिएशन और, बाकी डिफरेंसेस बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ही डिफरेंस हो, यही सिर्फ अकाउंटिंग का डिफरेंस हो, तब अकाउंटिंग का प्रॉफिट फिर कुछ और हो जाएगा और टैक्स वालों का प्रॉफिट कुछ और हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे ले, उन्होंने अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाया इसलिए हुआ है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए और टैक्स की पेमेंट की जाए। तो वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे है उसको क्या कहते हैं? वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे है उसे करंट टैक्स कहते हैं। लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट क्या चीज है? जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे कैलकुलेट होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा बोर्ड पे देखो। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं जाने दें, बनाते हैं नहीं, बचपन के बाद बड़े होकर बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जब हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो क्या हम स्टेटमेंट को बनाते हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हैं। हम सेल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। हम कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हैं। हम क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। देन फिर अगर अदर इनकम है उसे भी एक्रूवल बेसिस पर सोच के वर्किंग कर लेंगे। क्या अदर इनकम में कोई गेन ऑन डिस्पोजल आता है? और सर जी आता है सर। अब अकाउंटिंग में जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो आता है सेल प्रोसीड्स में से WDV माइनस करके, अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है। अब WDV कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड कौन सी डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई गेन ऑन डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट है? लेकिन वहां गेन ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट होगा? सेल प्रोसीड्स में से नहीं, अब सेल प्रोसीड्स में से टैक्स बेस शायद आपने वहां वर्ड सुना होगा, वहां भी WDV एक वर्ड है, लेकिन वहां टैक्स वालों की WDV टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन।
वो तो माइनस करके जो WDV उसे टैक्स बर्स्ट बोलते हैं। चले वो रहने दे। लेकिन वो हम कौन सी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे अकाउंटिंग की, वो कौन सी टैक्स वाली। तो हमारा अकाउंटिंग का गेन ऑन डिस्पोजल, उनका अकाउंटिंग टैक्स का गेन लॉस ऑन डिस्पोजल भी बदल जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम गेन किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, उस डेप्रिसिएशन के बेस पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। ठीक है, और हम करते चले जाएंगे, हम करते चले जाएंगे, हम एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस लिखते चले जाएंगे। पूरी स्टेटमेंट एडमिन एक्सपेंसेस के बाद क्या आएगा, सेलिंग नहीं, एडमिन सेलिंग बेटा बड़े हो गए अब आपके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड की बजाय एडमिन सेलिंग, फिर फाइनेंशियल चार्जेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्जेस कैसे करते हैं, नहीं सिर्फ अब इंटरेस्ट नहीं, थोड़े से और बड़े हो गए हैं आप। क्या लीज का इंटरेस्ट इसमें आ रहा होगा, हिम्मत जो है ना, हिम्मत 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 भाईजान, हिम्मत हिम्मत, लीज इंटरेस्ट, लीज फाइनेंशियल चार्जेस भी आ रहे होंगे, बाकी लोन्स के तो आ रही है एक्सेट्रा। देन फिर फाइनेंशियल चार्जेस लिख के यहाँ हमारे पास एक नेट प्रॉफिट, नहीं अब हम थोड़ा सा और बड़े होंगे, अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर तो ये नेट प्रॉफिट है और बात खत्म हो गई है। लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो ये प्रॉफिट विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता है। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये कैलकुलेट हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। तो देयरफॉर ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स से पहले, दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड। मीन्स उससे मैं कभी भी अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो डेफिनेटली मैं उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे आया है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में वो कौन सा प्रॉफिट है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहां तक आते आते हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया होगा। देन उसके बाद क्या होता है, टैक्स की हेडिंग होती है। अब टैक्स की हेडिंग में 3 टैक्सेस आते हैं, कौन कौन से नाम ढूंढ के बोलोगे। अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं करंट टैक्स की। अब यहाँ करंट टैक्स के एक्सपेंस से रिकॉर्ड होता है जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस। क्या टैक्स भी हमारा एक्सपेंस है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो करंट टैक्स है ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बेस पे कैलकुलेट नहीं होना, ये टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे कैलकुलेट होना। पहली लाइन, देयरफॉर हमें क्या करना पड़ता है, जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो करंट टैक्स की वर्किंग करने के लिए हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट वाले सफे को छोड़ देंगे और फिर वर्किंग्स वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। और इस वर्किंग वाले पेज पे हम एक हेडिंग लिखेंगे करंट टैक्स। मैं सिंपली ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, लेट्स से चलिए फिगर है 1 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं स्ट्रेट अवे इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही रेट क्यों ना लगा लूं। सर ये रेट क्यों ना लगा लूं सर, कमाल होगी, क्योंकि ये क्या नहीं है, टैक्सेबल प्रॉफिट ही नहीं है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस काउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कहाँ जाया करूंगा, मैं वर्किंग्स में जाकर, और वर्किंग्स में जाके काउंटिंग प्रॉफिट को पहले टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा और फिर उससे रेट मल्टीप्लाई करूंगा। अब रेट मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आपने जो टैक्स पढ़ा हुआ पहले उस आपके सिलेबस में सिर्फ एक इंडिविजुअल और बाद में जाके फिर AOP मींस पार्टनरशिप की टैक्स की रिक्वायरमेंट्स आपके सिलेबस में है। लेकिन हमने यहाँ जो डिस्कशन करनी है वो ना इंडिविजुअल की करनी है ना ही AOP की करनी है, मींस हमारा स्लैब रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बहस करनी है कंपनी की, और कंपनी में स्लैब रेट्स की बजाय फिक्स रेट शायद होते हैं 30%, 29%, 31%। लेकिन हमें किसी टैक्स रेट को याद नहीं करना है, टैक्स रेट हमें एग्जामिनर खुद बताएगा। तो यहाँ स्लैब रेट्स नहीं होंगे, यहाँ फिक्स रेट्स होंगे जो किससे मल्टीप्लाई होने हैं, अगर आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं टैक्सेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई। तो लेट मी फिनिश, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो करंट टैक्स की वर्किंग के लिए हम वर्किंग में आया करेंगे, और करंट टैक्स की वर्किंग का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाया करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से आ जाया करेगा, कहाँ से आ जाया करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाया करेगा which is called as accounting profit for the purpose of this current tax working। यहाँ तक इकट्ठे हैं सारे मेरे साथ।
देन बेटा उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखा करेंगे, और क्वेश्चन में फिर डेफिनेटली हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, हम अकाउंटिंग और टैक्स की एडजस्टमेंट्स ढूंढा करेंगे। तो अभी बात को बिल्कुल सिंपल करने के लिए, एक बात इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, लेट्स अज्यूम सिर्फ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है, पता है इसमें? तो अब जरा प्रॉफिट को गौर से देखेंगे अकाउंटेंट की नजर से 1 लाख, क्या इसमें से अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस हो चुका है? सॉरी, इसमें से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी है, और जाने देंगे इसमें जितनी भी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से लेस हुई होगी वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मींस IAS 16 के मुताबिक हमने लेस कर ली होगी, लेकिन टैक्स वाले हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, वो हमें टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। देयरफॉर हम एक एडजस्टमेंट करेंगे और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ढूंढ के इसलिए एड बैक कर दिया करेंगे क्योंकि पहले वो लेस हो गई होगी, और इसकी जगह कौन सी डेप्रिसिएशन ढूंढ के लेस किया करेंगे? अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन पहले एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट में से लेस हो चुकी होगी, लेकिन टैक्स वाले क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे, देयरफॉर हम अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन ढूंढ के ऐड बैक कर देंगे या लेस कर देंगे। तो लेट्स से 50,000 की अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन थी, उसका हम क्या करेंगे, ऐड बैक करने की रीजन बताएं। कैंसिल करना है, पहले लेस है उसका फैक्ट कैंसिल करना है, टैक्स वाले मानते नहीं है, और उसकी जगह ढूंढ के टैक्स डेप्रिसिएशन लेट्स से 60,000 फिलहाल ये लेस कर देंगे। फिगर मैं डेफिनेटली अज्यूम कर रहा हूँ, कैलकुलेटर अगर पकड़ना हो जाने दें, और 1.5 लाख हो गया यार, क्या जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर यूज मैंने करना नहीं, ये कोई साइंस नहीं। ये बोला ना आप फाइनल कर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 90,000? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस फिगर? डेफिनेटली अगर और कोई एडजस्टमेंट वो भी कर लेंगे, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जो एडजस्टमेंट्स वो अलाउ नहीं करते उन्हें रिवर्स कर दें, और जो एडजस्टमेंट्स वो अलाउ करते हैं उन्हें एडजस्ट करके, एडजस्ट बोल रहा हूँ ऐड लेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर एक एक्सपेंस पहले लेस है और अलाउड नहीं है तो ऐड बैक करके कैंसिल करेंगे। अगर कोई इनकम ऐसी है जिस पे टैक्स नहीं देना तो वो पहले प्रॉफिट में आ रही होगी, उससे लेस कर देंगे। तो ऐड या लेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के बाद एक्सपेंसेस की हो रही है या किसी इनकम की हो रही है, एडजस्टमेंट कर देंगे ताकि हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाए। और जब टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाया करेगा तो फिर हम क्वेश्चन में से टैक्स रेट ढूंढा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट गिवन है 30%, कैलकुलेटर पकड़ो। अब ये 30% आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 लाख से। 1 लाख से नहीं, अगर आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं तो आपको टैक्सेबल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। 90,000 इन 30,000, 30%, 27,000 रुपए का फाइनली नाम क्या हो गया? करंट टैक्स। वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे होता है उसे करंट टैक्स बोलते हैं। यहाँ तक ओके है? अब कंपनी के एंगल से हमने वर्किंग करनी है। करंट टैक्स इज सिंपली एन एक्सपेंस फॉर द पर्पस फॉर द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस इसकी तरह एंट्री बनवाएं। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये करंट टैक्स एक्सपेंस ईयर एंड पे कैलकुलेट हो जाता है उसी दिन, लेकिन ये पे नहीं होता है। थोड़ा सा और जरा सोच लें, सितंबर और दिसंबर इंडिविजुअल AOP के लिए मेरा ख्याल मेजोरिटी केसेस में सितंबर, जून के बाद सितंबर तक टैक्स देना होता है, कंपनी के लिए शायद दिसंबर तक देना होता है। तो जिस वक्त ये टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं उसी वक्त पे नहीं होता है, तो आपने एक्रूअल बेसिस पे ये पहली एंट्री ध्यान में रखनी है। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। करंट टैक्स एक्सपेंस की जो फिगर है ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी, और करंट टैक्स पेएबल जो है ये हमारी लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये करंट टैक्स पेएबल जो है करंट लायबिलिटीज में इसलिए फिगर आती है क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में इसने पे हो जाना होता है। 30 सितंबर, 31 दिसंबर, नॉर्मली नेक्स्ट 12 मंथ्स इसमें पे हो जाना है। एक्सपेंस की जो फिगर है, लेट मी कंक्लूड काइंडली, एक्सपेंस की जो फिगर है इसने किस जगह आना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हमने लिख लिया है तो टैक्स की हेडिंग में करंट टैक्स के सामने 27,000 एज एन एक्सपेंस मींस नेगेटिव फिगर आ जाएगी। तो डेबिट इफेक्ट कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। किस जगह गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स की हेडिंग में आ गया। और सेकंड इफेक्ट उसका है पेएबल वाला, वो लायबिलिटीज में चला जाएगा। करंट में क्यों जाएगा?
तो फिर नॉर्मली नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेबल होता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ करंट टैक्स। यहाँ तक